Hello, friends. This is Dr. Mohammad Miraj, and today we are going to talk about transportation, treatment, and disposal of biomedical waste. This is the fourth chapter in the series of biomedical waste, which is the subject of your Masters in Hospital Administration second semester. Okay, so let's begin. तो आपको याद होगा that we have already discussed regarding the segregation of the biomedical waste. Okay, तो अब आज से हम यहाँ पे बात करेंगे रिगार्डिंग द डिस्पोजल ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट. नाउ आप जैसे स्लाइड पे देख सकते हैं दैट द बायोमेडिकल वेस्ट कैन बी डिस्पोज इन टू वेज. ओके, हॉस्पिटल के अंदर दैट इज विद इन द हॉस्पिटल या हॉस्पिटल के बाहर. ओके, when we talk about how we are going to dispose the biomedical waste within the hospital, so if you have got the proper facility, then it might be through your incinerator, autoclave के द्वारा, microwave के द्वारा, okay, or you can use a shredder. And deep burial and other processes like even the incinerator can be outside the hospital, because quite a hospital don't have these sort of facilities. When we are talking about outside the hospital, then it can be through your licensed transporters or could be special biomedical waste transport vehicles. Okay, तो आपको नीचे नज़र आ रहा है कि हमने यहाँ पे बात की थी कि आपके अलग अलग टाइप के कलर कोडिंग सिस्टम्स होते हैं. तो यू कैन सी फ्रॉम द स्लाइड, जहाँ पे भी वेस्ट कैटेगरी 1, 2, 3 एंड 6 है ना. तो 1 कैटेगरी आपको मैंने बताया था कि ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है, जिसमें ह्यूमन टिश्यूज, ऑर्गन एंड बॉडी पार्ट्स वगैरह आ जाते हैं. When we talk about category 2, it is comprised of basically your animal waste, जिसमें animal tissues, organs, body parts, carcasses, bleeding parts, okay, blood and experimental animals जो रिसर्च में यूज होते हैं वो सब आ जाते हैं. थर्ड कैटेगरी में हमने माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट के बारे में बात की थी, जो कि बेसिकली रिसर्च करते वक्त या वैक्सीन बनाते वक्त द स्टॉक ऑफ स्पेसिमेंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वी हैव, और ह्यूमन एंड द एनिमल टिश्यू सेल कल्चर जो वगैरह होते हैं. एंड कैटेगरी 6 इज ऑल अबाउट सॉलिड वेस्ट. तो ये सारे टाइप के जो वेस्ट हैं वो हम येलो कंटेनर या येलो कोडेड कलर कोडेड बैग के अंदर डालते हैं, और उसमें जो ट्रीटमेंट मेथड यूज करते हैं दैट इज इंसिनरेशन एंड डीप बरियल. When we talk about the red, which red stands for khatra, okay, that is danger, so it can be quite hazardous. So the category 3, 6 and 7, 3 again I told you, the microbiology and the biotechnological waste. For example, ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के लिए आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो नेचुरली माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के कुछ स्पेसिमन कोई फीचर्स वगैरह होंगे जो डेंजरस हो सकते हैं. या फॉर एग्जांपल कोरोना की अगर हम वैक्सीन के ऊपर कोई रिसर्च कर रहे हैं और अगर इसका कंटेमिनेशन हो गया तो अगेन इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस. सिमिलरली सॉलिड वेस्ट कैटेगरी 6 में मैंने आपको बताया, जिसमें अगेन आइटम्स विच आर कंटेमिनेटेड विद ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स इंक्लूडिंग जैसे कॉटन ड्रेसिंग. अब जैसे कोरोना के केस में हमें पता है कि कोई भी अगर बॉडी फ्लूइड वगैरह निकलता है या इस तरह, तो इट कैन बी हाईली इन्फेक्शियस. ओके, एंड देन इसमें कॉटन ड्रेसिंग्स आ जाते हैं, सॉइल प्लास्टर कास्ट आ जाता है, लाइन्स आ जाती हैं, बेडिंग्स आ जाती हैं, मटीरियल्स विच आर कंटेमिनेटेड विद ब्लड आ जाता है. ये सारी कैटेगरी. वेयर एज सॉलिड कैटेगरी 7 जो है वो बेसिकली विच आर वेस्ट अदर देन द शाफ्ट, जिसके अंदर आपके ट्यूबिंग्स आ जाती हैं, कैथेटर्स आ जाता है, इंटरवीनस सेट्स वगैरह आ जाते हैं. तो ये सारे डिस्पोजल. तो इन सब केसेस के अंदर अगेन हम बेसिकली जो मेथड यूज करते हैं वो ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग और केमिकल ट्रीटमेंट यूज करते हैं, ताकि उसका जो इन्फेक्शियस कंटेंट है उसको हम डिस्ट्रॉय कर सके बिफोर डिस्पोजल. When we talk about coding blue, okay, blue में हम बेसिकली शार्प वेस्ट की बात करते हैं, वेस्ट विच आर शार्प्स. ओके, तो शार्प वेस्ट में जैसे हमने बात की नीडल्स की, सिरिंजेस की, स्कैल्पेल की, ब्लेड्स की, ओके, ग्लासेस, बिकॉज दे में एक्चुअली कॉज पंक्चर और कट्स. वो कट जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली अगर उसको हम तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे या बेसिकली पंक्चर प्रूफ बैग्स अगर नहीं इस्तेमाल करेंगे तो इट कैन कॉज इन्फेक्शन, है ना, इन टर्म्स ऑफ हमें कंटेमिनेशन हो सकता है, या जो भी जो वर्कर्स इसको हैंडल करते हैं उन्हें कंटेमिनेशन हो सकता है. तो इसलिए इसको बेसिकली अगेन डिस्ट्रॉय करने से पहले इसको या तो आप बेसिकली ऑटोक्लेव करते हैं, माइक्रोवेव करते हैं, उसका केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं या उसको श्रेड करते हैं. एंड देन द लास्ट कैटेगरी ब्लैक. एंड ब्लैक जैसे आप सबको पता है कि हमने कहा
कि इसके अंदर कैटेगरी 5, 9 एंड 10 आ जाती है। कैटेगरी 5 के अंदर बेसिकली योर डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स वगैरह आ जाएंगी, विच आर बेसिकली आउटडेटेड और डिस्कार्डेड मेडिसिन। ओके, और आपकी 9 कैटेगरी में बेसिकली इंसिनरेशन की वजह से जो ऐश निकल के आता है, अगेन वो आप लैंडफिल के अंदर उसको इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो बेसिकली उसका जो डिस्पोजल का रूट होता है वो लैंडफिल के वे में आता है। सो ये बेसिकली इस तरीके से सारी कैटेगरीज हैं, और इन कैटेगरीज की तरफ से आप के मद्देनजर रखते हुए आप बेसिकली अलग अलग टाइप के कलर कोडिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो we have already spoken about the segregation. So again to revise, हमने बात की थी बायोमेडिकल वेस्ट की, जहां पे हमने कहा था कि इसके अंदर 6 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप सेग्रीगेशन हो गया, है ना। सेग्रीगेशन हमने कहा था कि कैसे करके आप कैटेगरी वाइज हर एक जो वेस्ट है उसको आप सेग्रीगेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, एंड यू विल हैव एन एडिक्वेट वेस्ट मैकेनिज्म, रिसेप्टिकल्स आपके पास में होगा। और यहाँ पे पीपीई का ध्यान रखना, दैट इज पर्सनल प्रोटेक्टिव डिवाइसेस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देन सेकेंड स्टेज में हमने कहा था कि ये कलेक्शन हम करते हैं। कलेक्शन बेसिकली हम वेस्ट बिन्स होते हैं, ट्रॉलीज होते हैं, व्हील बैरोज होते हैं, इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में फिर बात करेंगे। देन यू हैव टू, जब आपने ये सारा का सारा कलेक्ट कर लिया, फिर आपने उसको स्टोर किया कहीं ना कहीं, क्योंकि बाय द टाइम कोई बाहर से आएगा उसको बेसिकली ट्रीट करने के लिए लेके जाएगा या उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए लेके जाएगा, तो यू हैव टू स्टोर समवेयर। अगेन स्टोरेज के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, विल बी स्पीकिंग। अगेन ट्रांसपोर्टेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वी विल बी स्पीकिंग एंड टॉकिंग अबाउट दीज थिंग इन ग्रेट डिटेल, एंड देन द ट्रीटमेंट पार्ट एंड द डिस्पोजल पार्ट। सो लेट अस कम टू द फर्स्ट पार्ट, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। अब जब हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन की, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नो the collection of this properly segregated, because these things have been already been segregated. Okay, so here safe transportation is most important factor for any of the healthcare facility, because see there should not be any possibility of hazard to the human health and the environment, and that's why अगर मैं इसको प्रैक्टिकल टर्म्स में देखूंगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइड के अंदर कि हमने लिखा है कि वेस्ट शुड बी ट्रांसपोर्टेड बाय ईदर ट्रॉलीज, कवर्ड व्हील बैरोज। उसमें मैनुअल लोडिंग को अवॉइड करना चाहिए ताकि कंटेमिनेशन ना हो। अगेन उसके ऊपर सारा का सारा लेबल लगा हुआ होना चाहिए। वो लेबल किस तरीके का होता है, आई विल शो यू। एंड देन सिमिलरली स्पेशल व्हीकल्स होते हैं इसके लिए, एंड एक्सीडेंट्स का कोई या स्पिलेज का कोई मतलब मींस स्पिलेज बिल्कुल नेग्लिजिबल या नन होनी चाहिए। नेग्लिजिबल नन तो बिल्कुल नन होना चाहिए। ओके, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू हैव टू ऑल्सो वॉच द इंटीरियर। सो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि हॉस्पिटल प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप हॉस्पिटल में काम करेंगे, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि विद इन द हॉस्पिटल दीज रूट्स मस्ट बी डेजिग्नेटेड, है ना। हॉस्पिटल में रूट्स डेजिग्नेट, टाइमिंग डेजिग्नेट होना बहुत ज़रूरी है फॉर द प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वेस्ट, सो एज टू अवॉइड द पेशेंट केयर एरिया, सो दैट बिकॉज ये जोन अलग है, वो जोन अलग है, ये मिनिमल, क्योंकि ये हजार्डियस हो सकता है। ओके, सो इसको करने के लिए यू शुड हैव अ डेडिकेटेड व्हील कंटेनर होना चाहिए, इसके लिए ट्रॉलीज होना चाहिए, कार्ट्स होना चाहिए, जो कि साइट ऑफ स्टोरेज से जो वेस्ट है उसको ट्रांसपोर्ट करा सके। ओके, देन सिमिलरली you have to see that the segregated waste which is handled by the healthcare units, it should reach the storage site without any damage or the spillage or to the, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, इसका ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए बायोमेडिकल वेस्ट अगर हम इसको बहुत प्रैक्टिकल वे में देखते हैं तो इट कैन वर्क एज अ ग्रेट स्ट्रेसर। आप समझ रहे हैं, जो लोग इसको हैंडल कर रहे हैं वो कितने स्ट्रेस में जीते हैं, उनको कितनी ज़्यादा मतलब इश्यूज होते हैं। तो इसमें जैसे कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बहुत होता है, क्योंकि स्पेशली आप खुद सोचिए जब एनाटॉमिकल वेस्ट हैंडल कर रहे हैं, या अभी जब कोविड के टाइम पर जो लोग काम कर रहे हैं, नेचुरली वो आर द फ्रंट, दे आर द फ्रंट लाइन वर्कर्स, वो उनकी ज़िंदगी जोखिम में। और अगर मान लीजिए उनको प्रॉपर पीपीई नहीं मिले, और रेस्पेक्टिव ऑफ इतना पीपीई और इतना कुछ रखने के बावजूद भी देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड। Okay, and if they get infected, then actually their family members can also get infected, so there's a huge risk involved in all these things. Similarly आप देखिए
कि जब हम ये सब करते हैं तो जब ट्रॉलीज हम लेके जाते हैं तो ट्रॉलीज कवर्ड रहें, अनकवर्ड नहीं रहें। आपको जो रूट्स हैं, है ना, वो आपको बायोमेडिकल और जनरल वेस्ट रूट्स को दोनों को अलग अलग करके रखना बहुत ज़रूरी है। पीपी का पहनना बहुत ज़रूरी है। जो शार्प वेस्ट है उसका मैनेजमेंट प्रॉपर होना, वो पंक्चर प्रूफ बैग्स में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो नीडल्स इंजरीज होती है ना, जो शार्प इंजरीज होती हैं, ये बहुत बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट होता है बिकॉज ऑफ द फियर of the transmission of the blood-borne diseases like the HIV, hepatitis C and hepatitis B. Okay, and similarly ये occupational injuries का पार्ट आ जाती हैं। और इसके अलावा देखिए कल को आप ये which is apart from your psychological stress, the very very important component in all these things, it also have got a financial implication. Why financial implication? Because suppose tomorrow the person feels that, you know, he might have got a needle puncture, then what will happen? He has to go for a test, then there's a cost for this test। HIV का टेस्ट की एक कॉस्ट है, हेपेटाइटिस बी या सी की टेस्ट की कॉस्ट है, प्रोफाइलैक्सिस होने की कॉस्ट है ना। सो ये भी चीज़ें देखी गई हैं, एंड दैट्स वाई यू नो शार्प्स को बहुत प्रॉपरली हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर बायो हजार्ड का जो लेबल है वो लगाना बहुत ज़रूरी है। और बिकॉज अगर आप हॉस्पिटल में देखेंगे तो अगर हम मान लीजिए कल आप में से कोई अगर कोई रिसर्च स्टडी करना चाहता है इसमें, ओके, सो आप क्या क्या पैरामीटर्स को इसमें देखेंगे बायोमेडिकल वेस्ट में, कि कितने यू नो वेस्ट बैग्स का जो ट्रांसपोर्टेशन और जिसका मैनेजमेंट है कितना अप्रोप्रिएट है। तो उसके लिए आपको क्या क्या चेक करना है? उसके लिए आपको चेक करना है कि आपको जब मॉर्निंग शिफ्ट आप करते हैं तो कितने दिन में कितने बैग्स अनसेंट गए हैं, वो अनसेंट वो भेजे क्यों नहीं गए हैं, उसके पीछे की रीजनिंग क्या है। उसके अंदर आप आप टाइम मोशन स्टडीज आप कर सकते हैं। उसमें आपको ये देखना है कि कितने बैग्स के ऊपर लेबलिंग नहीं है, कितने लोगों को प्रोटेक्टिव पीपीई की जानकारी नहीं है या जानकारी है और वो पहनते नहीं हैं, ठीक है ना। वेस्ट हैंडलर्स का क्या एटीट्यूड है उसके बारे में, आपकी कितनी ट्रॉलीज जो हैं बेसिकली कवर्ड और ओवरलोडेड ट्रॉलीज हैं, और कितने जगहों पे आपका जो शार्प कंटेनर्स है उनका इम्प्रॉपर मैनेजमेंट है। तो फ्रॉम अ रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू these factors can be taken into consideration to see, like according to the NABH guidelines, how much these are being followed within the hospital, which is a very very important। Similarly you see, सो हमने यहाँ पे देखिए, आप लेबलिंग जब करते हैं तो लेबलिंग में डेट ऑफ जनरेशन को मेंशन करना पड़ेगा, कैटेगरी को मेंशन करेगा, आपका डिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा, किसने भेजा है, कौन ले रहा है, इमरजेंसी में क्या है, तो और जो बायो हजार्ड का साइन आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हजार्ड के साइंस है। सो अब इसको बिफोर, मतलब अब आप इसको बेसिकली डिस्पोज ऑफ करें तो इसके कुछ तरीके हैं, है ना। तो इसको तरीके हैं, तरीके किस चीज़ के हैं? तरीके इसके मैनेजमेंट के तरीके हैं। इसको आपको ट्रीट करना पड़ेगा। सो ट्रीटमेंट हैज़ टू बी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इन दीज केसेस। तो ट्रीटमेंट करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई बेसिकली इसमें 5 तरीके होते हैं ट्रीट करने के। तो पहला तरीका है केमिकल प्रोसेसिंग की जाती है, स्पेशली किसकी? जो कि लिक्विड वेस्ट है, ओके। देन यू कैन गो फॉर योर थर्मल प्रोसेसिंग, मैकेनिकल प्रोसेसिंग। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ your treatment। So when you talk about chemical processing, so chemical processing में important factor is this, कि chemical processing आप basically what you want to achieve, you want to basically deactivate the liquid waste। Henceforth chemical treatment is designated so as to decontaminate as well as deactivate the certain waste on the site rather than packaging and sending them into separate facilities। So this is very very important। So here basically what you are trying to do, you are using various chemicals like chlorine, sodium hydroxide or calcium oxide, so in order to basically make it disinfectant। तो आप यहाँ पे नज़र आ रहा आपको स्लाइड में कि हम यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड या पैरासिटिक एसिड या क्लोरीन डाइऑक्साइड वगैरह यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली न्यूट्रलाइजिंग एजेंट होते हैं और ये वाटर इंटेंसिव भी होते हैं। सिमिलरली जब हम बात करते हैं थर्मल प्रोसेसेस की, ठीक है, तो थर्मल प्रोसेसेस में अगेन इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि थर्मल प्रोसेसेस में बेसिकली 2 टाइप के मेथड्स आते हैं। लो हीट सिस्टम आ जाते हैं एंड हाई हीट सिस्टम आ जाते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट लो हीट सिस्टम, सो इट बेसिकली कंप्राइजेस ऑफ 2 ऑटोक्लेविंग एंड माइक्रोवेव मेथड, ओके। एंड यू कैन सी दैट नॉर्मली द टेम्परेचर लो हीट मेथड में 93 डिग्री सेल्सियस से 177 डिग्री सेल्सियस, वेयर एज हाई हीट में इट इज मोर देन this। So when you talk about autoclaves, see autoclaves में basically we will be talking about in more details। So autoclaves basically क्या होते हैं? They are
वहाँ पे हीट एंड जो प्रेशर होता है, यहाँ पे 121 से लेके 138 डिग्री सेल्सियस का एक प्रेशर मेंटेन होता है. इसमें स्टीम प्रेशर बार्स होते हैं एंड दे आर यू बेसिकली यूज फॉर वेस्ट disinfection. And so autoclaves basically it is a metallic chamber which is surrounded by a stream jacket and is sealed by a charging door, and the stream flows through the outside jacket and the inside chamber. And basically autoclave pass through an antibacterial filter before mixing it with water and discharging into the sewage system. Okay, so इसके अंदर जो जो चेम्बर होता है that is vacuum to ensure heat penetration of the waste by omitting the air, insulating it. So so in this type of treatment is basically being done. Similarly आपका जो high heating system होता है, इसमें basically you are using incinerator, or you also have a method by known as hydroclave. So हाइड्रोक्लेव और ऑटोक्लेव में क्या डिफरेंस होता है? हाइड्रोक्लेव बेसिकली एक लो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है क्योंकि इसमें आप स्टीम को रिसाइकल करते हैं, जबकि ऑटोक्लेव में आपका स्टीम रिसाइकल नहीं होता है. हाइड्रोक्लेव के अंदर आपको स्पेशल बैग्स की नहीं ज़रूरत होती है. ओके, हेयर स्पेशल बैग्स आर बीइंग रिक्वायर्ड, इट इज़ बीइंग एट अ हाई टेम्परेचर. Here there is a strong weight reduction that takes place in hydroclave, whereas in autoclave the weight basically increases. And in hydroclave it has got a high sterility. Okay, it is much better than autoclave, but it is also a costly one. ओके, सो वन टाइम इसकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट होती है. सिमिलरली आपका माइक्रोवेव लो कॉस्ट सिस्टम के अंदर आ जाता है. तो माइक्रोवेव जैसे आपके घरों में माइक्रोवेव होता है, तो इट वर्क्स फॉर अ वेस्ट दैट इज 100% नीदर ड्राई और सॉलिड. ओके, and the moisture basically allows the heat to penetrate deeper and the steam basically sterilizes it. So this is very very important. As far as incineration is concerned, तो देखिए incineration और जो आपका लैंड डिस्पोजल है, ये दोनों ऑफ साइट वेस्ट मैनेजमेंट मेथड्स हैं. तो इंसिनरेशन में बेसिकली you are performing it in a controlled facility and it basically does complete combustion, बिल्कुल जला देता है, and minimizes any negative effect for the एनवायरमेंट. बिल्कुल राग बना देता है, ठीक है ना. और राग बनाने के बाद में जो वो राग बची उसको उठा के आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया. whereas land disposal methods basically is used for shredded, treated and decontaminated waste, and in certain cases it can be also, but उसमें देखना पड़ता है कि एंड उसमें बेसिकली आपका एक स्पेशलाइज सैनिटरी लैंडफिल साइट्स होते हैं जहाँ पे अलग अलग जगहों में दूर जाके कहीं पे बहुत गहरा गड्ढा खोद के उसको उसमें डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है. बट ये भी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, उससे सॉइल और वाटर कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए. ओके, now you will see there are other methods known as mechanical irradiation and the biological processes. इसमें basically compaction आ जाता है, shredding आ जाती है. shredding का मतलब होता है कि आप कंपैक्शन को एकदम कंप्रेस कर देता है, वॉल्यूम में रिडक्शन. और श्रेडिंग में जैसा आप पेपर, एक बड़े पेपर को एकदम टुकड़ों टुकड़ों में काट देते हैं, उसी तरीके से जो भी होता है उसको दैट हैव बीन श्रेडेड. सिमिलरली रेडिएशन के प्रोसेस में यू यूज वेरियस अल्ट्रावायलेट और आयनाइजिंग रेडिएशन, एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस में basically the biological enzymes are basically being used. So these are the various types of, so like I said, incineration bilkul. So you can see over here there's a burner, there's a primary air. Okay, and so this is the various steps and within the incinerator. तो आप देखिए बड़ा सा डिवाइस है और ये बेसिकली यहाँ पे एमिशन लिमिट्स होती हैं और इसके अंदर बेसिकली आपका कंबशन के प्रोसेस को यूज़ किया जाता है. ओके, एंड सिमिलरली टॉक्सिक मेटल्स इन द इंसिनरेशन एक्ट शुड ऑल्सो बी लिमिटेड, एंड ओनली लो सल्फर फ्यूल लाइक डीजल शैल बी यूज एज अ फ्यूल फॉर द इंसिनरेटर. सो इंसिनरेटर बेसिकली आपका जितना भी हजार्डियस मटीरियल है उसको बिल्कुल जला देता. माइक्रोवेव सेम लाइक it should not be used for cytotoxic, hazardous or radioactive waste, and it should comply with the routine test, and it basically consistently kill the bacteria and the because of the steam it kills it. Similarly autoclave I have already told you कितने प्रेशर में ये काम करता है, किस तरीके से autoclave इस तरीके से देखने में लगता है. एंड ऑटोक्लेव के अंदर सी दीज आर वेरियस चेम्बर जो अलग अलग टाइम प्रोसेसेस के लिए चलता है. और बेसिकली ऑटोक्लेव you can see over here the medical waste should not be considered properly treated unless time, temperature and pressure. ये इसमें टाइम, टेम्परेचर एंड प्रेशर की बहुत अहमियत है, ठीक है. सो जब भी आप हॉस्पिटल में काम करेंगे सो इट नीड्स टू बी सीन इन ग्रेट डिटेल्स. सिमिलरली आई टोल्ड यू अबाउट डीप बरियल. डीप बरियल अब ये डिस्पोजल मेथड है, तो बेसिकली इसमें जो ट्रेंच होता है ना,
जो पिट होता है, जो गड्ढा खोदेंगे आप, वो 2 मीटर डीप होना चाहिए. इट शुड बी हाफ फिल्ड विद वेस्ट, है ना, पूरा नहीं भरना है. और उसके बाद में इट हैज़ टू बी कवर्ड विद लाइम within 50 centimeters of the surface before filling the rest of the pit with the soil. So ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसमें ये भी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि दूसरे एनिमल्स जो हैं वो इसके पास ना आ जाएं. ओके, दे शुड बी कवर्ड विद गैल्वनाइज्ड आयरन वायर्स मेशेस, है ना. तो इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है. बरियल मस्ट बी परफॉर्म्ड अंडर क्लोज एंड डेडिकेटेड सुपरविजन. एंड डीप बरियल शुड नॉट बी रिलेटिवली इम्परमिएबल. शेलो वेल नहीं होना चाहिए. तो ये सब बहुत इसके इंपॉर्टेंट रीजंस हैं इसको करने के. सो यू कैन सी ओवर हेयर डीप बरियल का ये प्रोसेस है और इसको किस तरीके से अंजाम दिया जाता है. ओके, 2 मीटर ये सी 2 मीटर गहरा गड्ढा है और इसके अंदर बेसिकली आप शार्प पिट्स वगैरह इसके अंदर. सो डिस्पोजल अगेन जब हम बात करते हैं ब्लेड्स नीडल्स की, सो अगेन इसको सर्कुलर या रेक्टेंगुलर पिट्स में, अब देखिए ये रेक्टेंगुलर पिट है. ओके, और सर्कुलर पिट ऐसा होता है. सो वेदर एंड देन दीज पिट शुड बी डग्ड एंड लाइंड विद ब्रिक मैसनरी एंड कंक्रीट रिंग्स होना चाहिए है. एंड इट शुड बी कवर्ड विद हेवी कंक्रीट स्लैब, इसके ऊपर कवर्ड इसका होना चाहिए. और इसका एक डायमीटर जो होना चाहिए 20 mm होना चाहिए. तो दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. सिमिलरली जब आप बात करते हैं वेस्ट विच इज कमिंग आउट फ्रॉम वेरियस डिवाइसेस लाइक मरकरी, सेम लाइक फ्रॉम थर्मामीटर और स्फिग्मोमैनोमीटर. सो अगेन इसका स्पिलेज ना हो जाए, इसका स्टोरेज प्रॉपर हो, इसको वापस मैन्युफैक्चर के पास में भेजना है. एंड वेस्ट कंटेनिंग इक्वल मोर देन 50 ppm of mercury is basically is called a hazardous waste. And again it has to be properly treated. Similarly waste minimization is the first step that needs to be done. ऐसा नहीं कि आप वेस्ट को बढ़ाए जा रहे हैं. जैसे आपको याद होगा, I in the last class I told you, like in the toilets. Okay, suppose you are using basically paper cloth, okay, for basically wiping the hands in order to make them dry. So instead of this you have to use a hand dryer. So it basically helps in reducing the waste. So whatever can be waste can be reduced, it has to be reduced properly. So इसका ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी होता है. इसके अलावा देखिए और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हैं वो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे भी वेस्ट आप स्टोर करेंगे, ओके, वो दूर होना चाहिए हॉस्पिटल, अराउंड 500 मीटर्स अवे होना चाहिए. उसका एक आयरन ग्रिलिंग होना चाहिए, उसके ऊपर बायो हजार्ड का सिंबल लगा हुआ होना चाहिए. एंड इट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू द ऑथराइज पर्सनल. उसके अंदर 3 सेपरेट चेम्बर्स होने चाहिए, डोर्स अलग अलग होने चाहिए. और यूजली जो इसका डायमेंशन 8x6x2.5 मीटर्स होता है. और इन चेम्बर्स के अंदर वेल लिट होने चाहिए. ये ज़्यादा रोशनी इसमें प्रॉपर होनी ताकि नज़र आ सके, डैमेज ना हो, कहीं पे इंजरी ना हो. वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, एयरी होना चाहिए. ओके, ड्रेनेज फैसिलिटीज में प्रॉपर होना चाहिए. तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन वेयर यू रियली नीड टू टेक इन टू कंसिडरेशन. क्योंकि वहाँ पे ऐसा ना हो कि आसपास कोई जानवर आ जाए और उससे जानवर को कंटेमिनेशन हो. क्योंकि हमें ये चीज़, इंसानों को भी कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए, ना ही जानवरों में भी कंटेमिनेशन होना चाहिए. Similarly, I told you about the issues of PPE. So you have to use, you have to train your staff about their safety. So proper training has to be given, how to use it, how to dispose of, okay, whether they are immunized or not, whether post-exposure prophylaxis has to be done properly, their medical surveillance, personal hygiene, all these has to be taken into consideration. एंड सिमिलरली while you are using all these devices, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इन सब की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होना और इसका मैनेजमेंट प्रॉपर होना, कैलिब्रेशन प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपरली काम ही ना करें एंड बेसिकली यू आर थिंक द मशीन इज़ वर्किंग बट स्टिल इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली. सिमिलरली जो आदमी भी आपका बायोमेडिकल वेस्ट ट्रांसपोर्ट करेगा उसके पास में प्रॉपर रजिस्टर होना चाहिए. रजिस्टर में उसके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए. ओके, आपके कितने साइट्स हैं हॉस्पिटल में जहाँ से वो ले रहा है, उसकी कलर कोडिंग प्रॉपर है या नहीं है, उसमें प्रॉपर रिकॉर्ड्स हैं कि नहीं है. सिमिलरली जो बिन्स आप यूज़ करते हैं, colored bins, they should be foot operated. Okay, these color coded bins should be strong enough so that they can withstand any sort of damage that may occur during loading or unloading. So these are very very important aspects that has to be kept into mind. Similarly जब मैंने बात की आपकी शार्प्स की, जैसे आप देखिए लास्ट वाला जो इसमें
जो लास्ट सेंटेंस है कि वेस्ट शार्प शुड बी ट्रीटेड before disposal to dispose. So this is very important, because see, I told you that all the sharp has to be collected in puncture resistant containers, and these bins should be lined with a corresponding color coding bag. Okay, and how, in what consideration it has to be? It has to be as per the schedule 3rd and the 4th of the Biomedical Waste Management Act rule. एंड ओके, एंड इसको प्रॉपरली आपको डिस्पोज ऑफ करना है. और ये बैग का साइज क्या होना चाहिए? दीज बैग हैज टू बी 36 into 36. ओके, इन साइज दे शुड बी बायोडिग्रेडेबल, इट शुड बी नॉन क्लोरिनेटेड, इट शुड बी लीक प्रूफ, एंड देयर शुड बी अ थिकनेस ऑफ 40 microns with a monogram of the biohazard symbol. So see, these are the important aspects which is very very important. And similarly इसके अंदर जिप लॉक फैसिलिटी होना चाहिए. द बैग्स बेसिकली जो है, वो जनरेशन साइड से आपने जब उठाया उसकी कलर कोडिंग, और ताकि जो इसके अंदर जो वेस्ट है दैट इज इंटैक्ट. ओके, एंड सिमिलरली जो आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए मटेरियल यूज़ करेंगे दैट इज उसका एक स्टेनलेस स्टील का फ्रेम उसका होना चाहिए बाहर, सो दैट ये आराम से 50 kg का वेट आराम से उठा सके, और ये आप कहीं पे भी इजीली जाके डिस्पोज ऑफ कर सके. सिमिलरली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द लिक्विड वेस्ट, what all has to be used, and when you use, the picture is like this, where you basically treat with sodium hypochlorite. Similarly, you know, you have to, there is a form for this, form 3 for accident reporting, where the time of the accident, किस तरीके का एक्सीडेंट हुआ, क्या इमरजेंसी मेजर्स लिए गए, क्या इफेक्ट हो सकते हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल था, साइन, डेजिग्नेशन, एक्सेट्रा, एवरीथिंग हैज टू बी there. Similarly, the hospital have to put up an annual report where the name of the occupier or the generator has to be there, what are called categories, कितना उन्होंने प्रोडक्शन किया, the mode of treatment क्या थे. तो all the things has to be, see, you can see over here in details as you enlarge it. Similarly, what are the health hazard of poor waste management? So the health hazard basically nosocomial infection हो सकते हैं, injuries from sharps हो सकते हैं, infection के chances हो सकते हैं, recycled syringes से और बीमारियां हो सकती. So these things, so here individual participation is very very important. The MCDs, NDMC का रोल बहुत important है, लोगों का बहुत रोल important है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ का रोल बहुत important है, आपकी कमिटीज़ का रोल बहुत important है, एजुकेशन के ऊपर बहुत तवज्जो देनी चाहिए. You have to emphasize a lot about, you have to motivate your people, and you have to ensure that the PPEs are well there. Okay, so thank you so much for your time. So I hope you have understood all these things in great details, and what is its effect on environment. Okay, because so we have put up a again we will be putting up a video on the effects of the environment. Thank you so much.